नील गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब मोना उसके पास जाती है तभी, हे भगवान जी, सब संभाल लेना। पता नहीं ये गर्म क्यों हो गया था। अगर इसे मेरे और ऋषभ के बारे में पता चल गया होता तो ये मेरे साथ बाहर ही बहस कर लेता। ऐसे गुस्से में अंदर चला ना आता। आ गई तुम? क्यों? और घूम फिर लेती ना उस ऋषभ के साथ। क्या तुम भी नील बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें मतलब? अरे तुम तो बहुत खुश नजर आ रही थी उसके साथ घूमकर। शादी अभी अभी हाल ही में हुई है और तुमने उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना लिया। और तुम तो ये भी भूल गई कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। ओफो नील, अरे कोई नशा वशा करके आए हो क्या आज तुम? और ये क्या हो गया है तुम्हें? अब मैं उसके साथ रहूंगी तो उससे कोई बात भी नहीं करूंगी क्या? बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना बेबी। देखो, ऋषभ और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और आज तो हम दोनों बाहर मॉम डैड के कहने पर गए थे। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे बाबा, क्या तुम भी? देखो नील, मैं सच्चा प्यार तो बस तुमसे ही करती हूँ ना। चलो, अब जल्दी से मुझे एक जोर की झप्पी दे दो, वरना मैं सोऊंगी ही नहीं। रात भर बाहर ठंड में बैठूंगी। अब ये क्या है मोना? मोना वोना कुछ नहीं, पहले मुझे एक जोर की झप्पी दे दो। ओह गॉड। अच्छा बाबा ठीक है। ये हुई ना बात। जैसे तैसे मोना रूठे हुए नील को बातों से मना ही लेती है। वही दूसरी तरफ सोहम, मोना को देखकर तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो इतने कम समय में ऋषभ और नील के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गई है? मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ओफो खुशी, तुम तो हर बार मोना को तो बस बुरे नजरिए से ही देखती हो, जैसे कि हर बार वो कोई ना कोई कांड ही करती रहती हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बहन है ही ऐसी, वो हर किसी के साथ जल्दी से घुल मिल जाती है। और अगर उसका और उसके दोनों पतियों का रिश्ता अच्छा बन भी गया है तो उसमें बुरी बात क्या है? उल्टा मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि वो बेचारी अपने दोनों पतियों के साथ कैसे रह पाएगी। अरे तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे लगता था कि इस घर में बस तुम ही हो जो मेरी बात समझ के लेते हो, लेकिन नहीं। दिन ब दिन तुम भी अपनी पार्टी चेंज करते जा रहे हो। जाओ, मुझे तो अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। फिर एक रात जब मोना ऋषभ के साथ रहती है तभी, देखो जान, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा ऐसे। चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। क्या? और ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष था उसके चलते तुम्हें दो लड़कों के साथ शादी करनी थी। लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि शादी के बाद हमेशा साथ भी रहना है। अब तुमने उस नील के साथ शादी तो कर ली है, मतलब अब उस दोष का साया तुम्हारी कुंडली से जा चुका है। तो अब तुम और मैं दोनों कहीं और जाकर अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे। नहीं बेबी, ये सब नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही होगा जान। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हें किसी और आदमी के साथ बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे वो सब नहीं देखा जा रहा। चलो हम भाग चलते हैं और थोड़े दिनों बाद आएंगे। तब तक तुम्हारे मॉम डैड का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन प्लीज उस नील को हमारे बीच में से हटाओ मोना। नहीं ऋषभ, मैं ऐसा नहीं कर सकती बेबी। मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि जो बात तुम्हारे दिल में चल रही है वही मेरे भी दिल में चल रही है। जब मैं उस नील के पास जाती हूँ तब हर वक्त मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती है। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? मॉम डैड का कहा भी तो मानना पड़ेगा ना, और मैं ऐसे उनके दिल को नहीं दुखाना चाहती। वो अगर इस अंधविश्वास को मानते हैं तो मुझे उनकी खुशी और तसल्ली के लिए उनका कहना मानना ही होगा। तो क्या ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा? पता नहीं बेबी, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि नील और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं? अरे हम दोनों तो अलग अलग सोते हैं और हम दोनों तो सिर्फ दोस्तों की तरह ही बात करते हैं और इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं। बाकी कुछ भी तो नहीं है। तो
तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है नील से? अब जो है उसे स्वीकारना ही होगा और उसी के साथ हमें जीना होगा बेबी। अपने दोनों पतियों को संभालना मोना के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक सुबह, ये लो नील, ये तुम्हारे और मोना के हनीमून की टिकट से। और ऋषभ बेटा, ये तुम्हारे और मोना की हनीमून की टिकट्स। पहले नील और मोना अपना हनीमून करके आएंगे, उसके बाद ऋषभ और मोना जाएंगे। इस तरह से दोनों पतियों को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अब मोना 2 बार हनीमून पर जाती है और दोनों के साथ खूब मजे करती है। कभी कभी मेरे मॉम डैड मेरा काम कितना आसान कर देते हैं। जब मैं घर में रहती हूँ तो एक ही छत के नीचे दोनों पतियों को संभालने में मौत आ जाती है, और अब हनीमून पर मैं तो बस एक एक के साथ ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर एक दिन प्रीतिका और धनराज मोना को अकेले में अपने पास बुलाते हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप दोनों ने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात करनी है क्या? अरे नहीं बेटा, बस तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिले। हाँ मोना बेटा, तुम अपने दोनों पतियों के साथ खुश तो हो ना? कहीं इस शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में उन दोनों की वजह से मुश्किलें तो नहीं आई ना? देखो बेटा, जो भी बोलोगे सच बोलना, झूठा दिलासा बिल्कुल भी मत देना हमें। अरे नहीं मॉम डैड, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच कहूँ तो दोनों भी काफी अच्छे हैं। अब आप दोनों के कहने पर ही तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया है, तो अब मैं इसी के साथ जीऊंगी। मेरी मेरे दोनों पतियों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। चलो अच्छा है, हम यही सुनना चाहते थे बेटा। मोना की कही ये बात सुनकर प्रीतिका और धनराज को अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऋषभ की नजर नील के शर्ट पर जाती है जिस पर लिपस्टिक का निशान लगा होता है। अरे ये क्या, इसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आ गया? मुझे इस बारे में मोना से बात करनी होगी। फिर गुस्से में ऋषभ मोना के पास आता है और उससे वो इस बारे में पूछता है। बताओ मोना, तुमने ही केस दी है ना उसे, इसीलिए उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान था। प्लीज अब झूठ मत बोलना, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है। ओह नो, लगता है आज सुबह रोमांस करते समय मैंने गलती से नील के शर्ट पर चुम्मी दे दी और उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान रह गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब क्या जवाब दूं मैं इस आदमी को? बताओ मोना, फोटो पर फेविकॉल लगाया है क्या, जो तुम्हारा मुंह अब एकदम बंद पड़ गया है? अरे नहीं बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसके शर्ट पर मेरी किस नहीं है, शायद उसके शर्ट पर लिपस्टिक की डिजाइन बनी हुई होगी। हाँ, वो पक्का डिजाइन ही हो सकती है। मोना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे बेवकूफ मत बना। अरे ऐसे कैसे किसी भी लड़के के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान हो सकता है? कुछ भी नहीं बेबी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं हमारे प्यार की कसम खाकर बोल रही हूँ। उसके शर्ट पर मेरे लिपस्टिक का निशान बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तुम्हें तो पहले भी कहा है ना कि नील और मेरे बीच में तो बस अच्छी दोस्ती का नाता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो एक डिजाइन हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो निशान किसी और लड़की की लिपस्टिक का हो। तो मुझे उससे क्या करना है? वो और उसका शर्ट तेल लेने गया, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है बेबी। देखो मोना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन बेबी, रुक जाओ ना बेबी। हे भगवान, इन दोनों पतियों के सामने झूठ बोल बोल कर मेरा दिमाग चकरा रहा है। खुशी मोना की सारी बातें सुन लेती है और वो चौंक जाती है। दोनों पतियों के सामने झूठ बोलकर थक गई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर इसने दोनों से ऐसा कौन सा झूठ बोला है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर रात में खुशी मोना और नील के कमरे में कॉफी लेकर जाती है। तभी वो बाहर से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें याद है मोना, जून जुलाई के महीने में हम उस झरने को देखने गए थे, कितना मजा आया था ना वहां पर। हाँ नील, मैं उस दिन पूरी तरह भीगकर अगले दिन बीमार पड़ गई थी, ये भी याद है मुझे। क्या
जून जुलाई के महीने में? लेकिन अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है और इनकी शादी तो अभी अभी हुई है। तो ये दोनों जून जुलाई के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मुझे मोना पर 24 घंटे नजर रखनी होगी, तब जाकर ही मैं ये सारी पहेली सुलझा पाऊंगी। फिर खुशी दरवाजा खटखटाकर नील और मोना को कॉफी देती है और वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब मोना बाहर गई होती है, तभी नील उसकी अलमारी में अपना खोया हुआ शर्ट ढूंढने लगता है। तभी उसे ऋषभ और मोना की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उतने में वहां पर मोना आ जाती है। नील बेबी, मैं आ गई। मोना, ये तस्वीर तुमने कब खींची? और ये तस्वीर तुम्हारे और ऋषभ के कमरे में होने की जगह हमारे कमरे में क्या कर रही है? लो, हो गया फिर से सियाप्पा। वहां पर वो आदमी मुझसे नाराज होकर बैठा हुआ है और यहाँ पर इसके सामने भी मेरा राज खुलते जा रहा है। लगता है मेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुप क्यों हो मोना? बताओ मुझे। अरे बेबी, ये फोटो मैंने अभी हाल ही में खींची हुई है और इसे मैं ऋषभ और मेरे कमरे में रखने ही वाली थी, लेकिन गलती से मैंने इसे अपने ही कमरे में रख दिया। मॉम डैड ने कहा था कि तुम दोनों जाकर फोटो खिंचवा लेना, तो इसलिए हमने फोटो खींच ली। झूठ मोना, ये तुम सरासर झूठ बोल रही हो। अरे नहीं बेबी। देखो मोना, ये फोटो हाल ही में खींची हुई फोटो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये काफी पुरानी फोटो है। तुम्हारा ये हेयर कट तो तुमने 5 से 6 महीने पहले किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते पर शक होने लगा है। अरे नहीं बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी कसम, तुम पहले मेरी बात अच्छे से सुन लो। जाने दो मोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर नील बेबी, मेरी बात तो सुनो। ऋषभ की तरह नील को भी अब मोना पर शक हो जाता है और वो भी गुस्सा होकर अपने कमरे के बाहर चला जाता है और उनकी यह सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी खुशी सुन लेती है। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि मेरा यह प्लान काफी अच्छे तरीके से काम करेगा और आगे जाकर सब एकदम अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हर दिन किसी ना किसी तरह मेरी बैंड बजती जा रही है। पहले तो मैंने नकली पंडित को बुलाया और फिर अपने ही परिवार को अंधविश्वास के नाटक में फंसाया ताकि मैं अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ एक साथ शादी कर पाऊं। लेकिन अब ना जाने मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये माजरा है। इस लड़की ने इतनी बड़ी चाल चली है। इसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अब चुप बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके ही रहूंगी मोना। अब खुशी बड़ी ही चालाकी से मोना के फोन में से उस नकली पंडित का नंबर ढूंढ निकालती है और वो उससे मिलने चाहती है। ये लो, मैं तुम्हें मोना से भी ज्यादा पैसे दे रही हूँ। चलो मेरे साथ और सबको बता दो कि मोना ने क्या कहा था तुम्हें। अरे नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही हो? देखो, तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब पैसा तो चाहिए मुझे। तो फिर चलो और सबको सारे सबूत दिखाना, तुम्हारी और मोना की चैट, कॉल्स और बाकी सब कुछ। लेकिन इन सब के कारण मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? कहीं आपके घर वाले मुझे जेल ना भेज दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, इसकी जिम्मेदारी लेती हूं मैं। तो फिर ठीक है। फिर वो नाटक करने वाला आदमी घर आकर सबके सामने मोना की सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने ये सब झूठ कहने के लिए उसे पैसे दे दिए। ये सब क्या है मोना? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हारी कुंडली में कोई दोष भी नहीं है? हाँ मॉम, इसने आप दोनों के अंधविश्वास में भरोसा रखने का फायदा उठाया और उसी के जरिए ये चाल चली ताकि इसकी शादी इसके दोनों बॉयफ्रेंड के साथ हो जाए। अरे इसने ना तो सिर्फ आप दोनों को, बल्कि इसने तो अपने दोनों बॉयफ्रेंड को भी धोखा दिया है। छी मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं भी, मुझे तो तुम पे पहले ही शक हो चुका था। अरे लानत है तुम पर मोना, मैंने तुम्हें क्या सोचा था
और तुम कितनी गिरी हुई लड़की निकली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरी बात तो सुनो। ऋषभ और नील उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो दोनों मोना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मॉम डैड, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप रहो तुम, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। हमने तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया है। छी, तुम्हें मेरी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और नहीं तो क्या। अरे दूर हो जाओ हमारी नजरों से, बेशरम लड़की। रितिका और धनराज भी मोना को माफ नहीं करते और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। और इस तरह अंत में मोना अपने पतियों के साथ साथ अपने माँ बाप के प्यार को भी खो बैठती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति नकुल के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, इसलिए ये फालतू के सपने देखना बंद करो और प्लीज भगवान के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। अरे बस, बहुत हुआ तेरा नाटक, चल निकल यहाँ से। लेकिन आंटी जी। देखो मानवी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन मैं रितिका के साथ शादी जरूर करूंगा। नहीं वीरेन, ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात मानो वीरेन। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब करके मुझसे बदला लेना है और मेरी ननद के साथ भी वही करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था, है ना? अगर तुम्हें अपनी ननद की इतनी ही पड़ी है तो हो जाओ ना मेरी, क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें तो तुम्हारी ननद की भी जिंदगी बचानी है और साथ ही खुद को भी कुर्बानी नहीं देनी है। वाह, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो हो जाओ ना तैयार अपने पति और ससुराल को खोने के लिए। अरे तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था वीरेन। अब तो मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। और जाओ जाओ, बढ़िया ही है शादी रोकने वाली। फिर वीरेन मानवी के मुंह पर दरवाजा लगाता है और अब मानवी सीधे अपनी सहेली हेतल से मिलने जाती है। शांत हो जा मानवी, इतना मत रो, ये ले पानी पी ले। नहीं हेतल, भगवान को अगर उस हैवान को मेरी जिंदगी में फिर से भेजना ही था तो उन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से क्यों भर दी? पता नहीं अब क्या होगा। मुझे रितिका और वीरेन की शादी हर हाल में रोकनी होगी। प्लीज बताना हेतल, क्या करूं मैं अब? देख मानवी, अब तेरे पास एक ही रास्ता है और उसके बाद ही सब ठीक हो सकता है। कैसा रास्ता हेतल? तुझे अपने ससुराल वालों को सब कुछ बताना होगा कि वीरेन तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और बता दे सबको कि कैसे वो तुझे फिर से परेशान कर रहा है और ये भी बता दे कि वो कितना बुरा है और तूने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। नहीं हेतल, अगर मुझे ये सब उन्हें बताना ही होता तो मैं कब का बता देती ना। सच बताने के बाद सब कुछ और बिगड़ सकता है। रितिका का दिल टूट जाएगा और घर वालों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। देख मानवी, सच्चाई बताने से इतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, घर वाले तुझ पर थोड़े दिन गुस्सा हो जाएंगे और बाद में सब ठीक हो जाएगा। रितिका का भी दिल टूट जाएगा, लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कम से कम अब तो उसकी जिंदगी बच जाएगी ना, इसीलिए कह रही हूँ, मान ले मेरी बात और यही कर। नहीं हेतल, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बता सकती और ये शादी रोकने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मतलब? अब हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे रितिका के मन से वीरेन उतर जाए और रितिका ही अंत में शादी करने से मना कर दे। एक बार अगर रितिका ने मना कर दिया तो माँ जी, पापा जी और नकुल सबके सब शादी होने ही नहीं देंगे। अरे लेकिन तू ऐसा क्या करेगी मानवी? रितिका तो उस वीरेन के प्यार में पागल हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हेतल, और इसमें तुझे भी मेरा साथ देना होगा। तू चिंता मत कर मानवी, तू जो भी बोलेगी उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। थैंक यू हेतल। फिर हेतल और मानवी मिलकर एक प्लान बनाती है और मानवी हेतल से एक लेटर लिखवाती है। चल लिख दिया मैंने ये तेरा लेटर। थैंक्स हेतल,
रितिका तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छे से जानती है, इसीलिए ये लेटर मैंने तुझसे लिखवाया है। अब जब ये लेटर रितिका के हाथों में जाएगा, तभी उसका वीरेन पर से भरोसा उठ ही जाएगा और फिर ये शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे कि सब ऐसा ही हो। फिर मानवी वो लेटर एक आदमी को घर में डिलीवर करने के लिए कहती है। अरे भाभी, बेल बजी है, आप रुको, मैं देखती हूँ। अरे नहीं रितिका, तुम खाना खा रही हो ना, तो तुम बैठ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है भाभी। फिर मानवी दरवाजा खोलती है और वो आदमी उसे एक लेटर दे देता है। अरे रितिका, ये लेटर तो तुम्हारे नाम से आया है, तो इसे तुम ही खोलो। क्या? मेरे लिए लेटर? हाँ रितिका, इस पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, लेकिन मुझे लेटर कोई क्यों भेजेगा? और अगर वीरेन को मुझे कुछ देना ही होगा, तो वो मेरे हाथ में भी दे सकता है ना, क्योंकि वो तो पड़ोस में ही रहता है। देखो ना भाभी, भेजने वाले का उस पर नाम लिखा होगा। नहीं रितिका, इस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाभी। ये लेटर मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ रितिका, तुम बाद में इसे खोलकर पढ़ लेना। ठीक है भाभी। फिर मानवी वो लेटर रितिका के कमरे में रख देती है। फिर बाद में जब रितिका वो लेटर खोलती है, तभी हेलो रितिका, मैं जूही, मैं वीरेन की एक्स गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। देखो रितिका, मुझे कहीं से पता चला है कि वो तुमसे शादी कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। उस लड़के के साथ शादी मत करो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं कौन हूँ, मुझे ये सब कैसे पता चला, मैं ये लेटर कहाँ से लिख रही हूँ, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो रितिका, और वीरेन से ये शादी तोड़ दो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। वो लेटर पढ़कर अब रितिका के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब वीरेन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और वो मुझे उससे शादी करने के लिए रोक रही है। लेकिन आखिर क्या बात हो सकती है? फिर रितिका वो लेटर घर में सबको दिखाती है और वो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान! उपेंद्र जी, क्या ये सच होगा? नकुल तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमें ही जाकर पहले वीरेन से बात करनी होगी और उसे ही सब पूछना होगा। अरे मुझे तो पहले दिन से ही उस वीरेन पर पूरा शक था कि वो बस दिखावे के लिए अच्छा बन रहा है, लेकिन आप सबने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर रितिका को शादी करने से रोक रही है, इसका मतलब जरूर उसमें कोई ना कोई खोट तो जरूर है। माँ जी, पापा जी, अब भी वक्त है, मान जाइए मेरी बात। रितिका को अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए और उसकी शादी के लिए हम लोग 2 से 3 साल रुक सकते हैं। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, मुझे वीरेन से इस बारे में बात करनी होगी और उससे बात करने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। चलिए माँ पापा, हम अभी उसके घर जाते हैं। फिर रितिका सिंधुरा और उपेंद्र के साथ वीरेन के घर चली जाती है। ये रितिका भी ना, सच में भगवान जी, बस ये प्लान कामयाब हो जाए और ये शादी टूट जाए। फिर वो लोग वीरेन और नीता को सब बताते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भी एकदम चौंक जाते हैं। क्या? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरे बेटे वीरेन की जिंदगी में जूही नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। हाँ काकी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है और वीरेन का ध्यान पहले से ही अपने करियर पर था। उसने ये लड़की के चक्कर में कभी पढ़ना चुना ही नहीं। उसके लिए तो उसका करियर ही सबसे महत्वपूर्ण था। नीता बहन, अगर आपकी बात सच है, तो ये लेटर रितिका को किसने भेजा होगा और इन दोनों की शादी रोकने की कोशिश कौन कर सकता है? वो सब मैं नहीं जानता काकी जी, लेकिन कसम से मैं सच बता रहा हूँ, जूही नाम की किसी भी लड़की के साथ मेरा कोई नाता नहीं था। देखिए सिंधुरा जी, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमसे बहुत चलते हैं और उनसे हमारी बनती भी नहीं है। हो सकता है
कि उनमें से ही किसी ने ये घिनौनी चाल चली होगी ताकि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। और क्या सबूत दूं मैं आप लोगों को? आप लोग ही बताइए मुझे। आप सब मुझे कितने दिनों से जानते हो? मेरा और आपका रिश्ता एक प्रकार से परिवार के जैसे ही बन चुका है, और उसके बावजूद भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। माँ पापा, शायद वीरेन सही कह रहा है। अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सब किसी की चाल है ताकि हम दोनों की शादी टूट जाए। और आप भी तो वीरेन को जानते हो ना कि ये कितना अच्छा इंसान है। हाँ रितिका बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और वीरेन बेटा, हमें तुम पर भरोसा तो पहले से ही है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में हम देख सकते हैं कि तुम कितने सच बोल रहे हो। और नीता बहन जी, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हम आपके पास इस तरह ये बात लेकर आ गए। अरे नहीं भाई साहब, आपकी जगह पर अगर मैं भी होती ना तो मैं भी यही करती। पर आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी को हम बहू नहीं बल्कि बेटी से बढ़कर प्यार करेंगे। धन्यवाद बहन जी। इस तरह वीरेन और नीता झूठ बोलकर रितिका और उसके माता पिता के मन से शक निकाल देते हैं। और उनके जाने के बाद, देखा माँ, ये चाल जरूर उस मानवी की ही होगी। उसी ने ये सब किया होगा ताकि मेरी शादी रुक जाए। हाँ वीरेन, लेकिन तू चिंता मत कर। वो मानवी चाहे कितने भी चाले क्यों ना चल ले, लेकिन मैं हर बार उसकी चाल को मात दूंगी। और तेरी शादी तो उस रितिका के साथ होकर ही रहेगी। फिर जब मानवी को यह पता चलता है कि रितिका के मन से शक निकल चुका है और उसकी चाल नाकामयाब हो गई है, तब मानवी और ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे लगा था कि मेरी चाल कामयाब हो जाएगी। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ हूँ। आखिर मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे सामने वीरेन खड़ा है, वो आदमी जो पहले तो सबको अपनी मीठी बातों में फंसाएगा और बाद में उन्हें खूब तकलीफ देगा। जरूर उसने माँ जी, पापा जी और रितिका को अपनी मीठी बोली से मनाया होगा। अच्छे बनने की एक्टिंग करना तो कोई उससे सीखे। अब शादी का दिन नजदीक आ जाता है और मानवी भी अब कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन जब शादी के पहले रस्म होने वाली होती है, तभी वहां पर पंडित जी आकर सबको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़ी गलती? कैसी गलती पंडित जी? मैंने जब वीरेन और रितिका की कुंडली का मेल किया था, तभी मैंने वीरेन की कुंडली को ठीक से पढ़ा ही नहीं था और जल्दबाजी में पढ़ने के कारण मेरी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अब जब मैंने अचानक से उनकी कुंडली पढ़ ली है, तब मुझे पता चला कि वीरेन की कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसके चलते रितिका की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई साहब, इसीलिए ये शादी मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने आखिरकार आपका चमत्कार दिखा ही दिया। अब तो ये शादी पक्का रुक जाएगी। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो पंडित जी? देखिए पंडित जी, ये सब बातें बस अंधविश्वास वाली बातें होती है। अब देखिए ना, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों की भी कुंडलियों में दोष है, जिसके चलते शादी के बाद दोनों में से एक की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन देखिए, आज शादी के इतने सालों बाद भी वो दोनों जिंदा हैं और एक साथ खुश हैं। और मेरे पापा तो मेरी शादी के दिन ही आने वाले हैं यहाँ पर। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब एक अंधविश्वास वाली बातें होती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों रितिका का पूरा ख्याल रखेंगे और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बहन जी, अगर आप दोनों इतना कह रहे हो तो हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है और हम पंडित जी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अब उनकी ये बातें सुनकर मानवी बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उसके सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बस करो अपना ये नाटक, बहुत ढोंग कर लिया तुमने अच्छे बनने का। इतने वक्त से मैं शांत थी क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब मैं सबको बताना चाहती हूँ
कि ये आदमी एक नंबर का नालायक आदमी है। इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और उसके बाद ये मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसकी बातों में मत आइए। ये तुम क्या कह रही हो मानवी? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। पहले तो इसने बहुत अच्छे बनने का नाटक किया, फिर उसके बाद ये मुझे इतना परेशान करने लगा कि मैंने अपनी जान देने तक का फैसला ले लिया था। मैं मरना चाहती थी। मेरे पैसे छीनता था ये आदमी, मुझे यहाँ वहां जाने से रोकता था। इसने मुझे बहुत सताया है, इसीलिए मैंने तंग आकर इसे छोड़ दिया। क्या? हाँ रितिका, और अब इतने लंबे समय के बाद हम दोनों वापस मिले हैं और अब इसने रितिका के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। लेकिन मैं इसे अच्छे से जानती हूँ कि ये रितिका के साथ भी वही करेगा जो इसने मेरे साथ किया है। लेकिन मानवी, ये सारी बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी नकुल। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी। फिर मानवी सबको सच्चाई बताती है कि कैसे वीरेन ने उसे धमकाया है। और ये सब होने के बाद अब वीरेन की बोलती बंद हो जाती है और उसकी सच्चाई सामने आने के बाद वो लोग वीरेन से रितिका का रिश्ता तोड़ देते हैं और इस तरह रितिका वीरेन की चंगुल से छूट जाती है। रॉकी, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े से बंगले में रहते हो, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा घर है और वो भी शहर से कितनी दूर है। अरे आंचल, वो दरअसल बंगले का रिनोवेशन हो रहा है और अब हम दोनों उसमें तभी जाएंगे जब हम दोनों शादी करेंगे। शादी के बाद वो बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया रॉकी। अब अंदर चले? हाँ रॉकी, क्यों नहीं। फिर आंचल और रॉकी घर के अंदर जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ आंचल, पर वो सब विदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो तो अब अगले महीने ही आएंगे और उनके आने पर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अरे वाह, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अपनी शादी के लिए अब 1 महीना और रुकना पड़ेगा। हाँ आंचल, परिवार का साथ होना भी तो जरूरी है ना। बड़ों के आशीर्वाद के सिवाय हम हमारे जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हाँ रॉकी, सही कहा तुमने। वैसे रॉकी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में से मेरे लिए कुछ खाना मंगवा दो। क्या 5 स्टार? हाँ 5 स्टार रॉकी। अब मेरा होने वाला पति इतना अमीर है तो मैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी ना। नहीं आंचल, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। क्या? लेकिन क्यों रॉकी? क्योंकि हाल ही में मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, तो उसमें एक मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। बाहर का खाना खाना सही नहीं है आंचल। अभी तो मेरे सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं, वरना मैं तो उनसे ही खाना बनवा लेता। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो यहाँ पर। अरे नहीं रॉकी, मेरे होते हुए तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगे, मैं ही बना देती हूँ। तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी। मुझे कुछ ना हो इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवा रहे। हाँ तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है आंचल। फिर आंचल रॉकी के गले लगती है। वही आंचल के घर पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और 24 घंटे पूरे होने के बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पर पुलिस भी आंचल को नहीं ढूंढ पाती। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी। भगवान जी, हमारी ननद की रक्षा करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उसी लड़के के पास गई होगी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। सोनिया भाभी, आपने उस लड़के को देखा है ना? कैसा दिखता है वो? अगर पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाए
तो उसे ढूंढने पर हम छोटी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर वो लड़का और छोटी एक दूसरे से मिले थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा और उसी से हमें पता चल जाएगा। फिर सोनिया उस जगह जाती है। जी, वो पिछले हफ्ते की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल सकती है क्या मुझे? बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे सारे कैमरास खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर आंचल को रॉकी के साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रॉकी, पिछले 7 दिनों से हम घर पर ही बैठे हुए हैं। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। अरे नहीं आंचल, बाहर हर जगह पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारे गुमशुदा होने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और इस हालत में हम बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन रॉकी, हम बस थोड़ी ही देर के लिए जाएंगे। मुझे बाहर घूमना है, और वैसे भी ये जगह शहर से काफी दूर है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर आंचल, प्लीज रॉकी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा, चलेगा। फिर रॉकी आंचल को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता है। वही घर पर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आंचल को ही याद करते हैं। कुछ पता चला छोटी का? नहीं नैना, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। पूरे शहर में ढूंढा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि वो शहर के बाहर ही कहीं गई होगी, वरना अगर वो शहर में रहती तो अभी तक हमें मिल जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूरी पुलिस गई है उसे ढूंढने। साथ ही हमने भी उसके पोस्टर्स हर जगह पर लगाए हुए हैं, और उसे ढूंढकर निकालने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी दावा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन हम दोनों को उसकी पल पल याद सताती है। काश कि हम उसे समझा पाते कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रोज, रॉकी, मुझे ना नया तकिया मंगवाना है। इस तकिए पर सर रख के मुझे जरा भी नींद नहीं आती। लेकिन आंचल, अरे तुम्हें इस तकिए की पड़ी है, यहाँ पर तो उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं आंचल, आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मेरे सारे पैसे अटक गए हैं, और उधर माँ पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे, और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ आंचल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया तकिया मंगवा कर ही रहूंगा। हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए मैं ये मेरी चेन बेच देता हूँ। दादाजी की दी हुई ये आखिरी निशानी है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं रॉकी, ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम अपने दादाजी की आखिरी निशानी को मत बेचो। एक काम करो, ये मेरी चेन बेच दो। पिछले महीने ही मेरे भाई ने दी थी मुझे। अरे नहीं आंचल, मैं तुमसे ये चेन नहीं ले सकता, ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की के लिए सब कुछ करे। लड़की भी तो लड़के के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती है ना। तुम्हें इस चेन को रखना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम रॉकी। अब जाओ और इस चेन को बेच दो। लेकिन आंचल, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है बाबा, बेच देता हूँ इसे। और शुक्रिया आंचल, इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ देने के लिए। फिर एक दिन आंचल जब सोकर उठती है तब वो कमरे में से बाहर आती है और वो रॉकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, हम सब जाएंगे वहां पर और खूब सारी दारू पीकर मजे करेंगे। पिछली बार तो मैंने उससे चेन ली थी, और अब इस बार फिर से कोई नाटक करके उसकी हीरे की अंगूठी भी ले लूंगा। हाँ यार,
उसे तो कुछ खबर भी नहीं है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ। और वो पागल तो यही सोचती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ और समझ रही थी। लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे आंचल, उठ गई तुम? देखो मेरी बात सुनो। मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए और तुम गरीब लड़के को पसंद नहीं करती। इसीलिए मैंने ऑनलाइन फेक आईडी बनाई और तुम्हें अपने नाटक में फंसाया। छी रॉकी, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अब तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगी। और ऐसा तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर रॉकी, रॉकी छोड़ो मुझे। रॉकी आंचल को बांध देता है और अब आंचल वही फंस कर रह जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मुझे वहां पर सुख मिला और ना यहाँ पर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान जी? ऐसे ही एक दिन जब आंचल का जन्मदिन होता है, तभी आज छोटी का जन्मदिन है, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। कितना कुछ सोचा था हमने उसके लिए। अमीर होने के बाद उसका ये पहला जन्मदिन है। जब हम गरीब थे तभी हमारे लिए जन्मदिन भी एक मामूली दिन के बराबर ही होता था। काश आज वो हमारे साथ होती। वही आंचल भी उदास होती है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ पर हूँ। काश मैं यहाँ से निकल पाती। अरे ये क्या, ये तो सो गया है। क्यों ना मैं चुपके से निकल जाऊं यहाँ से। हाँ, यही करती हूँ। फिर आंचल चुपके से निकल ही रही होती है कि उतने में रॉकी उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, जाने दो मुझे रॉकी। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार से रखा है तो प्यार से रहो। अरे इसे कोई प्यार कहता है क्या? छी, लानत है ऐसे प्यार पर। मैं ही पागल थी जो अमीर लड़के के पीछे भाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंसान अमीर या गरीब उसके पैसे से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम पर विश्वास करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप घर पर रहो। जब रॉकी घर पर रहता है तब वो आंचल को खुला छोड़ता है, लेकिन बाहर जाने पर वो उसे बांधकर जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर रॉकी के शराबी दोस्त आते हैं और उनके सामने रॉकी आंचल से बदतमीजी से पेश आता है। अबे, तुझे समझ नहीं आया क्या? जा, हमारे लिए चकना लेकर आ। मुंह क्या देख रही है? एक और थप्पड़ खाना है क्या? चल जा, नालायक कहीं की। कुछ भी बोल रॉकी, भाभी एकदम कमाल की है। हाँ, वो तो है। फिर आंचल रसोई में जाकर बहुत रोती है। आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। अगर यहाँ पर मेरे दोनों भाई होते तो रॉकी और उसके शराबी दोस्तों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ भाई। फिर एक दिन जब रॉकी नहा रहा होता है तभी, ये तो अभी नहाने गया है, यही सही मौका है, मुझे जल्दी से भाई को फोन लगाना चाहिए। फिर आंचल रॉकी के फोन से अपने भाइयों को फोन लगाने की कोशिश करती है। अरे नहीं, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान,
अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस कैद खाने से निकलना ही है, क्योंकि और मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। ऐसे ही एक रोज जब नैना और सोनिया दोनों किसी काम के चलते शहर से थोड़ा दूर जाती है, तभी वहां पर सोनिया रॉकी को देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। अरे, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने छोटी के साथ देखा था। क्या? तो फिर हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। फिर सोनिया और नैना उसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रॉकी को खूब मारते हैं। नालायक निकम्मे आदमी, तुझे क्या लगा तू हमारी ननद को परेशान करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? आज तो तू गया बेटा, तुझे तो अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी मूर्ख दरिंदे। मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अपनी दोनों भाभियों को वहां पर देखकर आंचल भी अब भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने मुझे आज बचा लिया। मैं भटक गई थी भाभी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर अंत में रॉकी को जेल की सजा दी जाती है और आंचल अपने घर वालों के साथ एक नया और खुशहाल जीवन जीने लगती है।